नमस्कार, मी मोरेश्वर बडगे. हाय महाराष्ट्र यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है. धन्यवाद. हाँ. नागपुर में चुनाव डिक्लेयर हो गया है. उम्मीदवारी अर्जी भरने की सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज और कल. नागपुर में फाइट तय हो गई है. नितिन गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. तो नागपुर के फाइट पे पूरे देश की नज़र है कि नागपुर में क्या होगा, क्योंकि एक हेवी वेट है, सेंट्रल मिनिस्टर है, दूसरी तरफ कांग्रेस है. तो ये शेर से टक्कर है नागपुर में. तो इसमें कांग्रेस के कितने क्या चांसेस है, कांग्रेस किस ढंग से फाइट दे सकती है. अपने साथ है कांग्रेस के बुजुर्ग नेता गेव आवारी जी. गेव आवारी जी की खासियत यह है कि जनरल मंचर शाह आवारी जी के सुपुत्र है, स्वातंत्र सेनानी का उनका खून है. इसके अलावा 1977 में नागपुर से कांग्रेस के टिकट पर गेव आवारी जी चुन के आए हैं. तो अभी 77 और आज का 2024 कैसे लगता है आपको. मुझे 40 साल के ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त के चुनाव अभी के चुनाव क्या फ़र्क है. और ये नागपुर की फाइट इस बार कैसे रहेगी. क्या शेर की शिकार करेंगे विकास ठाकरे. आपके साथ है गेव आवारी जी. बोलिए गेव जी. धन्यवाद. आपने आज मुझे याद किया. सच देखा जाए तो आपने पुरानी स्मृति मेरे को याद करा दी. 1977 में आपने जो उल्लेख किया, उस समय कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने ऐसा तय किया था कि नागपुर की सीट मुझे जीतना है, क्योंकि उस ज़माने में विदर्भ वीर जामुनराव जी धोटे ये सचमुच शेर थे. यानी बहुत बड़ी हस्ती थी, उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, और वो सिटिंग एमपी थे लोकसभा के. और लड़ाई ऐसी हुई थी कि उस समय डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा बैरिस्टर खोब्रागड़े जी, राजाभाऊ खोब्रागड़े यूनाइटेड आरपीआई के अध्यक्ष थे, और टिकट का बंटवारे में गड़बड़ हो गई, इसलिए नागपुर उनको होना था. इंदिरा जी ने नहीं कहा, और उसके कारण वो अलग लड़े और तिहरी लड़ाई हुई थी. लेकिन प्रभाव जो धोटे जी का था वो देखते बनता था. तो ऐसे वक्त में इंदिरा जी के नाम से, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि भाई ये लड़ाई ज़रूर डेमोक्रेसी में कैंडिडेट टू कैंडिडेट होती है, लेकिन बेसिकली लड़ाई होती है पार्टी विचारधाराओं से. और इसीलिए उस समय भी मैं कहता था कि मेरी लड़ाई कोई जामुनराव जी धोटे या बैरिस्टर खोब्रागड़े इनसे नहीं है. इन दोनों मेरे श्रद्धेय है, और मैं उनके पैरों में मेरा सर है. ऐसा करके मैं मेरी शुरुआत करता था, और प्रचंड तरीके से नवयुवक सब जुड़ते गए, और रिज़ल्ट जो आया वो बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि सबने मेरे को 3rd नंबर पे ही डाला था. सब पेपर, सब वाहिनी, लेकिन हम उस समय पेपर पढ़ते ही नहीं थे, लेते ही नहीं थे, और हम अपने लड़ाई में लग गए. तो मेरा अनुभव ऐसा है कि लड़ाई करते वक्त में अपनी पार्टी, अपनी पॉलिसी, ये सब बातें बड़े पैमाने पर हमने जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने हमको रखना है. आज की लड़ाई में राहुल गांधी को हमारा सलाम है कि देखिए वो नवयुवक किस तरह से पार्टी के अध्यक्ष बने, सब छोड़ छाड़ के वो सीधे जनता में चले गए. और जो उनकी रथ यात्रा और पदयात्राएँ हैं, ये पदयात्रा आज पूरे देश में कमाल कर रही है. बीजेपी ने उसको रोकने की कोशिश की. बीजेपी ने राहुल जी को उल्टा सीधा बोला, कोई बात की असर हुई नहीं है. और आज लोग नई उम्मीद से राहुल जी को और कांग्रेस को देख रहे हैं. हमारी भी कुछ अड़चनें हैं, लेकिन वो अड़चनों को इस बार बाजू में करके हम लोग को सबको साथ लेके चलना है. ये आज का हमारे पार्टी का काम रहेगा. तो निश्चित रूप से हम लोग जीत सकते हैं. बड़े पैमाने पर मेरा जो अनुभव है लोगों में जाने का, सिर्फ नागपुर ही नहीं, विदर्भ,
मध्य प्रदेश, सब जगह मैं घूम चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अंडर करंट डेफिनेटली इस बार बीजेपी नहीं आ पाएगी, 100% नहीं आती। अच्छा। और ऐसी भी अवस्था आ सकती है कि ऐसे वक्त में जोड़ तोड़ का पॉलिटिक्स भी आ सकता है, लेकिन वो आगे की बात है। आज नागपुर में जो ज़रूरत है, वो जो ग्रुपिज़म में जो हमारा बटा हुआ नागपुर है कांग्रेस कमेटी, उसको हम कैसे एक करें। एक बहुत सुंदर संधि आज हमारे उम्मीदवार को हाईकमान ने दी है, हमारे ठाकरे जी को, और वो संधि का उन्होंने सदुपयोग करना चाहिए। गलती से भी उन्होंने ये नहीं सोचना कि मेरा विरोधक था कांग्रेस के अंदर, उसके घर जाऊंगा तो मेरे बाकी के आका लोग क्या बोलेंगे, ये मत सोचना। कोशिश बिल्कुल सबके पास जाइए, सबको मिलो, और जो अपना विरोधी है उसके यहाँ पहले जाओ, उनको मनाओ। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन अपने इस इलेक्शन में होगा। हम जीत की ओर अग्रसर करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो जीत है वो राहुल जी वर्सेस और हमारी जो इंडिया आघाड़ी है वर्सेस जो जातिवादी धोरण, जो रिप्रेसिव धोरण इन्होंने लाया है मोदी जी ने वगैरह, ये काम हमको देखने मिलेगा। नागपुर में तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इस नाते कह सकता हूँ कि इंदिरा जी के ज़माने में भी वो मैंने उनको करीब से देखा, लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को इलेक्शन के पहले अंदर करना, ये कोई डेमोक्रेसी में होता नहीं है। ना अमेरिकन डेमोक्रेसी में हुआ है। अब ट्रम्प जैसा व्यक्ति अमेरिका में नहीं चला, इंग्लैंड में नहीं होता है, जर्मनी में नहीं होता है, इटली में नहीं होता है। तो ये यहाँ कहाँ से ये सीख ले आए हैं, यानी कुत्सित बुद्धि। कैसे नेहरू जी, अपना राहुल जी, इन लोग को नीचे गिराने के लिए आप उनके सिर्फ परदादा है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू का विरोध कर रहे हो। इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में मोदी की साख गिर गई जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर अटैक किया। जवाहरलाल नेहरू एक सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय नेता था, हमारा कांग्रेस का तो था ही, लेकिन इंटरनेशनली थे, और इसीलिए गांधी जी ने उनको चुना था कि प्रधानमंत्री ये रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में ये हमारी आवाज़ उठाएगा। और सबसे बड़ी तो हमारी भूमिका महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष थे, और महात्मा गांधी की विरासत हमने चलाना है। आज महात्मा गांधी के नाम से वो लोग, बीजेपी वाले भी उनको मानने लगे हैं। मोदी गुजरात में गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो लोग उनको हुट आउट करेंगे। अमित शाह नहीं बोल सकते हैं, उनका नाम लेना और उनकी बनाई हुई पार्टी को आप इस तरह से विरोध करते हो, तो ये मुद्दे आज लोगों में है। बेरोजगारी कोई बोलते नहीं हो, और सब अफलातून है। मुझे याद है कि एक जगह पर अमित शाह ने कहा कि अरे वो तो इलेक्शन का जुमला था। यानी इस तरह की ये जो तोड़फोड़ की जो नीति है, बीजेपी ने नागपुर में विकास का मुद्दा बनाया है कि भैया हमने विकास किया, जो कांग्रेस वाले 60 साल में नहीं कर सके वो हमने 10 साल में करके दिखाया। तो आपको लगता है कि नागपुर में विकास हुआ है, कुछ गडकरी ने विकास किया है? सच देखा जाए तो गडकरी जी तो 14 में आए, 2000, लेकिन 2014 के पहले ये जो बड़े रोड्स है, पुलियाएँ है, इसका सारा प्लानिंग पृथ्वीराज चौहान अगर जब सीएम थे तब डल चुका था, मेरे को याद है। इवन मुत्तमवार जब पहली बार टर्म में आए, तभी भी उन्होंने जो नागपुर में बड़े पैमाने पर विकास की गति को शुरुआत की थी कांग्रेस ने, और उस समय नितिन राउत जी, अनीस अहमद, उधर मुकुल वासनिक जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे। तो ये लोगों ने मिलके बहुत सारे फंड्स लाए हैं। MIDC की शुरुआत, उसके बाद में एयरपोर्ट का नूतनीकरण, ये सारी जो बातें थी ये तो आ चुकी थी। ठीक है, 2014 के बाद उसको गति देने का काम ज़रूर किया होगा, और अपना विरोधी भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको एक्नॉलेज करना हमारा काम है। लेकिन एक्नॉलेज करते वक्त में मेन बात जो है वो हमारी तत्व की है। हम कौन सी पार्टी से आते हैं, हम क्या विचार लेके आगे आ रहे हैं। और ठीक है, भौतिक विकास तो हमको दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ
बेरोजगारी का जो प्लैंक मोदी जी लेके आए थे, कहाँ दिख रहा है? बड़े पैमाने पर आज बेरोजगारी बढ़ गई है, एजुकेटेड बेरोजगारी बढ़ गई है। अग्निवीर की जो योजना शुरू की, कितनी फेलियर है। आज मैं भी कोशिश करता हूँ कि कई नवयुवक जो अच्छे हष्ट पृष्ट हैं उनको हम मिलिट्री में भेजें, लेकिन ये जब देखते हैं हम अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस और इतने दिनों में रहेंगे, मुझे बड़ी मायूसी लगती है कि हमने ये तय किया। मैं राहुल जी के साथ हूँ, कांग्रेस की ये फिलोसॉफी हो गई है कि हमारी नवरत्न जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी जो नवरत्न जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको बेचना और प्राइवेट के हाथ में देना। क्या गलत बोलते हैं राहुल जी कि सब जगह हमको अडानी ही दिखते हैं, अंबानी ही दिखते हैं। देखिए ना, कनोटेशन तो है। जातिवादी पार्टी करके बीजेपी सामने आई, लेकिन आपने देखा होगा कि जातिवादी पार्टी का ये आलम है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें आपको अंबानी और अडानी और यही लोग दिख रहे हैं। टाटा थोड़े से बाजू में कर दिया क्योंकि वो आपके कास्ट के नहीं है। अरे सच्चा पाया तो टाटा से भी डाला है। तो इस तरह का जो चल रहा है, इसका विरोध कॉमन लोगों में है। आप तात्पुरता एलपीजी के भाव कम कर देते हो और फिर उसको बढ़ा देते हो। अब ये लोगों को दिख रहा है, अभी का नवयुवक पढ़ा लिखा है, और अभी जो कॉलेज में से जो बच्चे निकल रहे, कई बच्चे मेरे तरफ भी आते हैं और मेरे को बताते हैं कि आप ये इतिहास बताइए, फ्रीडम फाइटर, क्योंकि मेरे पिताजी का कुछ उल्लेख स्कूल के 9वीं 10वीं के स्कूल क्विज में है, जनरल अवारी का। तो मेरे आजू बाजू के बस्ती के कुछ स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचरों ने भेजा, वो आके बैठे कि जनरल अवारी पर कुछ बताइए, सुभाष चंद्र बोस पे बताइए। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत उनकी बुद्धि इस पर जा रही कि साहब कैसे काम हुआ, हम आज़ाद हुए को तो सचमुच इन लोग का ही योगदान ज़्यादा था क्या, और ये लोग ने कैसे योगदान दिया। गांधी जी की फिलॉसफी ये जो था सत्याग्रह वगैरह, वो क्यों था। तो अभी की पीढ़ी सोचती है। इवन बाबा साहब आम्बेडकर का बारे में यंग लोग आते हैं तो उनको अभी ये डर लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं उड़ा ना दे। और बात सच है, इतने बड़े माजी राष्ट्रपति कोविद की कमेटी बनाई आपने, मैं जानता हूँ इनका हिडन एजेंडा बड़ा मस्त है। हिडन एजेंडा नंबर 1, अगर मेजॉरिटी 400 के पार, नंबर 1 हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 इसका है उसको बदलना और कहीं ना कहीं उसको सिर्फ गेरुआ भगवा ये करना। नंबर 2 कि ये अभी की जो प्रणाली है, क्योंकि इनके कुछ नेता बोलते हैं, टॉप नेता, कि सुधांशु वगैरह, तो ये बोलते हैं कि जैसे अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ में, ईरान में आयतुल्ला उनका धर्मगुरु प्रमुख है, तो हमारा भी तो प्रमुख क्यों नहीं रहना चाहिए। तो उनका तो ऐसा है, समीक्षा करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम तो हटाल नहीं सकेंगे क्योंकि भीड़ शेड्यूल का संख्या ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई, राष्ट्रपति भवन में हमारे जगत गुरु बैठना चाहिए। अरे पर जगत गुरु भी तो आपके 6 हैं, कहाँ बिठाओगे आप खुद पर ये तो करो अभ्यास। कोई अभ्यास नहीं, कोई कुछ नहीं। ईरान में बैठा है ना, हमारे यहाँ बैठेगा। अगर ये 400 के पार गए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा साफ, हमारी जो आज की लोकतंत्र है उसको वो बाजू करेंगे। और अभी से ही कुछ मुस्लिम्स को ये डर है कि बाद में हम सेकंड क्लास सिटीजन हो जाएंगे। ये नहीं इस तरह की, और बोलते क्या है कि कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति है। मैं नहीं मानता कि तुष्टिकरण नीति है। इनफैक्ट ये सुनकर लोगों को आश्चर्य होगा कि गांधी जी ने जब अपनी आश्रम पद्धति शुरू की, उस आश्रम पद्धति में अभी के जो आरएसएस के सर संघ संचालक अभी जिंदा नहीं है, गुरु गोलवलकर जी है, हेडगेवार जी है, ये सब गांधी जी के साथ थे। उनका विरोध उन्होंने कब शुरू किया, जब गांधी जी का कहना था कि हम बड़े भाई हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, तो हमने माइनॉरिटी को अपने साथ में लेना चाहिए। हरिजन नाम दिया। ये इशू आपने 77 में चुनाव लड़ा तब थे क्या? हाँ बिल्कुल, ये इशू मैंने ओपनली बोला था। अच्छा, ओपनली। आपके चुनाव में कितना खर्चा हुआ था? मेरे चुनाव में मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। इन्हें ऑब्वियसली मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ा। तब तिड़के साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, नरेंद्र तिड़के। हमारे मदन गोपाल अग्रवाल जी सीनियर मिनिस्टर थे। हमारे प्रेसिडेंट अपने। नहीं, खर्चा कितना हुआ? खर्चा फ्रैंकली स्पीकिंग उस ज़माने में ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि कार्यकर्ता पैसे मांगते नहीं। तो अब मेरा चुनाव था, इसलिए कार्यकर्ता इवन चिवड़ा वगैरह जो बनाते थे
वो भी अपने पैसे से बनाते थे। मेरा जरा व्यक्तिगत बात ही छोड़ दो, अलग ही है, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना। लोगों को समझता है कार्यकर्ता होशियार है, जिसके पास नहीं है उससे नहीं मांगता है। मैंने लोकसभा लड़ा, 3 बार विधानसभा लड़ा, कॉरपोरेशन लड़ा उसके पहले 23 में, 1923 में। मेरा एक भी घर से पैसा गया नहीं, है ही नहीं। मैं लाऊं कहाँ से? और मैंने करप्शन नहीं किया। करप्शन का अर्थ मेरा जरा अलग है। करप्शन यानी उस टाइम मेरे ख्याल से सिर्फ बिल्ले 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 बिकते थे, बिल्ले के लिए। और वो भी मैं मानूंगा कि हमारे सारा ये खर्चा इसका दर्रा जी ने अपने प्रेस से करवाया था। ये मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत मदद की थी, सभी लोगों ने मदद की थी, सबका साथ लेकर हमने। आज तो पैसा यही महत्व का विषय बन गया है ना। ये भी तो बहुत गलत है, क्योंकि बीच में कई परिपाटी जैसी हुई। तो नागपुर में पैसा चलेगा अभी? अंदर से देखो तो नहीं। हाँ। यानी बड़ी चैलेंज है आज। आज हमारे ठाकरे जी के सामने बड़ी चैलेंज ये है कि कॉमन हमारा जो कार्यकर्ता है, साधारण, ये पैसे नहीं मांगता है। ये उसको तुम कैसे प्रेरित करते हो, उसको कैसे मोटिवेट करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो उतना तो सब जम जाएगा, उतना तो लगेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो अभी क्या माहौल लगता है, क्या मुझे आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट आएगा अभी? या रिजल्ट आ सकता है या आने को होना मुझे उस टाइम उस लेवल पर? नहीं, हम बहुत अच्छी टक्कर देंगे। और अगर मतदाताओं ने साथ दिया तो एक आध बार हम जीतने की भी कगार पे हैं। नागपुर में निकाल सकते हैं कांग्रेस सीट? काफ़ी हद तक के निकाल सकते हैं। अगर मैंने जो कहे मुद्दे हैं कि हमारे यहाँ के जो आका लोग हैं, जिससे हमारी हाईकमान भी परेशान रहती है, मैं खुलेआम बोलने को तैयार हूँ कि वो ऐसा, जैसा पटोले साहब का उदाहरण, पटोले साहब की शुरुआत बहुत सुंदर हुई थी, लेकिन अचानक हमारे यहाँ के आकाओं ने उनको दबा दिया और वन ग्रुप में किया, एक ही तरफ चले गए। वो एक तरफ जाने से थोड़ा हार का सामना उनको करना पड़ा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। पर ऐसे वक्त में इलेक्शन यानी एक तरीके से पार्टी का स्नेह सम्मेलन है, हर पार्टियों का। तो हमने तो जितने हमारे से दूर है सबको नज़दीक करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और वो अगर हमने किया, देखिए बड़े पैमाने पर नागपुर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर कभी भी एक जात का वर्चस्व नहीं रहा। छाती ठोक के बता दे 1952 के चुनाव से आज तक के कि नागपुर का सांसद कभी एक कास्ट का रहा। तो नागपुर में सब इकट्ठा हुए ना, सतीश बाबू, तुम्हारे विलास मुत्तम ने घर पे चाय पिलाया, और तीसरे नितिन राव, सभी एक इकट्ठा हुए ना। तो एक है, फिर अभी भी ग्रुपिज्म है। मैं कहाँ दिखा आपको चित्र में? इतने साल की हमारी जो मेहनत है, यानी इनको अब क्या बोलूँ मैंने ये सब चीज़ें सार्वजनिक बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के आकाओं का ऐसा है कि मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, इसलिए इंदिरा है, इसलिए राजीव जी है, इसलिए ये है। ये टेंडेंसी थोड़ी हमारी ख़राब है। अब इस टेंडेंसी को हम थोड़ा सा कम करें तो 100% जीत हमारी है। धन्यवाद केवल बाबू।